जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 8 है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आईसीटी से रिलेटेड, एक पेन ड्राइव है। तो देखिए एक पेन ड्राइव क्या होती है, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सटीक है कि एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक ऐकिक। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि एक ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हटाया जा सकता है। तो इसको हम कहेंगे एक पोर्टेबल सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। तो हम क्या करते हैं, इसको पोर्ट में से लगा सकते हैं, पोर्ट में से हटा सकते हैं। और ये प्राइमरी स्टोरेज नहीं होता जिस तरीके से रोम या रैम होती है प्राइमरी स्टोरेज, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। और देखिए इसमें जो है हम अपने लेवल के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके जो मेमोरी है उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, और टीबी में भी इसको हम खरीद सकते हैं। इसके बाद में देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कहलाती हैं। तो देखिए ये क्या होती हैं, ये जो कीज़ हैं इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। जो शिफ्ट ऑल्ट या कंट्रोल कीज़ हैं उनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। इससे पहले देखिए हमने जो टेस्ट किया था उसमें हमने देखा था कि जो कैप्स लॉक की है वो क्या होती है, तो वो कौन सी की होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके बारे में और आपको मैं बता देता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जो है मॉडिफायर कीज़ इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये मान लीजिए जैसे शिफ्ट का ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, शिफ्ट की को दबाने के बाद में हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी जो हम काम कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें टेक्स्ट को ही बोल्ड करना है या इटैलिक स्टाइल में करना है या उसका कलर चेंज करना है, वो सब हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है। तो देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है वो कौन से सागर से होकर गुजरती है, इसका आंसर है बाल्टिक सी से। ये बेसिकली बाल्टिक सी जो है यहाँ पे मतलब रूस से होते हुए ये पाइपलाइन जर्मनी तक जाती है, यूरोप के जर्मनी तक जाती है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि बाल्टिक सी जो है उससे कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड होती है। तो इसको याद करने का बड़ी आसान सा तरीका है, रूड गर्लफ्रेंड सेल पोलैंड। और देखिए रूड गर्लफ्रेंड में जो है क्या है, RU से रशिया है, DE से डेनमार्क है, G से जर्मनी है, F से क्या है फिनलैंड है, और SELL से क्या है स्वीडन, एस्टोनिया, लटाविया और लुथेनिया, और पोलैंड तो एज इट इज़ आएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर सकती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखिए बनी घास भूमियाँ जो है काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि NGT ने इसके ऊपर क्या है कुछ डिसीजंस दिए हैं कि इसको कैसे किस तरीके से जो है सस्टेन किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बनी घास भूमियाँ जो हैं पाई जाती हैं गुजरात में, तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा गुजरात। और गुजरात के कहाँ पे पाई जाती हैं, कच्छ ज़िले में पाई जाती हैं। इसके अलावा गुजरात का जो वन विभाग है उसने भी इसके ऊपर कुछ काम करने का, मतलब इसको बढ़ाने का जो है एक तरीके से एम किया है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे के फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें रहेंगी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो बेसिकली क्या रहे, सस्टेन्ड रहे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। और इसलिए जो है सस्टेनेबल शब्द का मतलब अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने तिब्बत, ये देखिए पार नहीं होगा, ये पठार है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ये पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल, ओजोन हेलो जिसको कहा जाता है, का पता लगाया था। तो देखिए इसका जो पता लगाया था, इसका जो आंसर रहेगा वो है GW केंट मूर ने। GW केंट मूर ने इसका पता लगाया था। जिन लोगों को ओजोन हेलो का नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ओजोन हेलो का मतलब होता है बेसिकली ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन, एक तरीके से क्लाउडी टाइप कॉन्सेंट्रेशन था, एक जगह पे ही काफ़ी सारी ओजोन इकट्ठी थी। इसका पता ही GW केंट मूर ने लगाया था 2005 में। और देखिए ओजोन लेयर से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आप उन पर ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। ओजोन या इस तरीके से जो भी बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं या मीटिंग्स हो रही हैं उस पर से क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पादन करता है। तो देखिए सबसे कम जो है लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो सबसे कम उत्पादन करेगा वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन जब जलेगा तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिलके ये जल का निर्माण कर देगा। तो इसलिए जो है ये
लीस्ट पॉल्यूटेंट कहा जाएगा। और इसकी एक खासियत ये भी है कि एक उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा ये प्रदान करेगा। इसलिए हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल के नाम पे से भी जाना जाता है कि फ्यूचर में इसको यूज़ किया जा सकता है व्हीकल्स वगैरह में और भी एनर्जी सोर्सेज के लिए। और देखिए इसका जो अभी कारण है कि ये अभी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि इसके स्टोरेज में जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, स्टोरेज में दिक्कत आती है इसके, तो इसलिए अभी ये इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम, ये एक तरीके से 1980 में ही आया था। वन पर्यावरण जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, EPA जिसको कहा जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप ऐसे छोड़ा मत कीजिए कि हम बाद में याद कर लेंगे, इनको याद करते हुए चला करिए। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो देखिए ये भी बिल्कुल इसका जो ईयर है वो भी सही दिया हुआ है, 1981 में वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन कंट्रोल अधिनियम जो एक्ट आया था वो 1981 में आया था। इसके बाद में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो देखिए वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो आया था 1974 में आया था। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, पानी, हवा और इन सब का सॉइल वगैरह का आप बिल्कुल चीज़ों को याद रखेंगे। तो इसलिए इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है, पूछा इसलिए जाता है क्योंकि ये देखिए पहला इस तरीके का सबसे जो है ना पुराना संस्थान है, इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए देहरादून में है, ये स्थापित देहरादून में स्थापित है और 1906 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में। और इसके बाद में 1991 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा हटके कि 1991 में यह पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो कब मिला था? तो 1991 में मिला था यूजीसी द्वारा। तो यूजीसी ही ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का कैटेगराइज करती है, तो इसका हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवेत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो देखिए ये नदी है सरस्वती। सरस्वती का काफ़ी अहम रोल रहा है वैदिक काल में। और देखिए इसको मातेत्मा, देवेत्मा, नदीत्मा से संबोधित किया गया है। मातेत्मा का मतलब है अच्छी माँ, देवेत्मा का मतलब है सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा का मतलब है सबसे अच्छी नदी। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए जो 11th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिवोल्ट्स हुए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, उससे एक क्वेश्चन लिया गया है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज या कल में वीडियो आ जाएगी। तो जो मुंडा है, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। देखिए 1899 और 1900 में इसको ये हुआ था। इसका जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। ये लगभग ये जो हुआ था रांची के दक्षिणी भाग में हुआ था, रांची। और देखिए संथाल जो विद्रोह हुआ था वो 1855-56 मतलब तुरंत पहले ही हुआ था। किससे? जो हमारे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले ही हुआ था, 1 साल 2 साल पहले 1855-56 में हुआ था। और इसका जो इसके जो नेता रहे थे वो सीदो रहे थे और कान्हू रहे थे। तो सीदो रहे थे और कान्हू, तो इसमें कान्हू ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें हमसे जो पूछा गया है वो सुमेलित नहीं है वाला पूछा गया है, तो ये दोनों तो सुमेलित हैं। तीसरा देख लेते हैं अहोम में। अहोम जो बेसिकली अहोम हुआ था उसके नेता गोमधर कुंवर ही थे। अहोम विद्रोह 1828 में होता, 1828 में हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया था। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है। और इसमें जो है देखिए बेसिकली कहा जा रहा है, ये आंदोलन का नाम यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ये आंदोलन जो है उराव आंदोलन है, बेसिकली ताना भगत आंदोलन इसका नाम रहेगा, ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन का जो नेता थे वो थे जतरा भगत और बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ये सब इसका आंसर रहेगा। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। नायक जो है उसके ताना भगत नहीं थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो देखिए इसका मतलब है बेसिकली किसने इसको डिनाई किया था कि वो खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, या महात्मा गांधी अगर भाग ले रहे थे उसमें उन्होंने क्या किया था महात्मा गांधी ने कि जो बेसिकली मुस्लिम्स थे उनको साथ मिलाने की कोशिश की थी, एक यूनिटी बनाने की कोशिश की थी। तो इसके खिलाफ था कौन? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके खिलाफ था। जबकि
ये जो और अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, इसके साथ में हकीम अजमल खां और हज़रत मोहानी जो हैं, ये सब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे थे। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। तो देखिए इसमें निकटतम दूरी की बात हो रही है। सबसे कम दूरी जिसको क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है पेरीहीलियन या उपसौर कहा जाता है इसको। तो ये सबसे पास में होती है पृथ्वी सूर्य के, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 जनवरी को सबसे निकट रहेगी। और ये तिथि थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, 2, 3, 4, 5 जनवरी तक ये चली जाती है। इसी तरीके से सबसे दूर की अगर हम बात करेंगे, एपीहीलियन की बात करेंगे, पेरीहीलियन की बात करेंगे, तो ये कब होती है? जुलाई में होती है। इसको अपसौर कहा जाता है, हिंदी में अपसौर। और ये कब होती है? ये लगभग जुलाई में होती है, और जुलाई के भी 4 जुलाई के आसपास की तिथियों में होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है वनारोपण से। तो देखिए वनारोपण से जो है मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन चीज़ें हैं जो जिनसे रोका जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मान लीजिए सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि कर रहे हैं, सोपानी या समुच्चय रेखीय कृषि, जिसको पैरेलल फार्मिंग भी कहते हैं, तो उससे भी रोका जा सकता है। पैरेलल फार्मिंग से क्या होगा कि जो पानी है या जो मिट्टी को काट के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है वो उसको रोक लेगा। इसके अलावा अतिचरण मतलब अतिचारण, ओवरग्रेजिंग और स्थानांतरित कृषि का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे अगर रोक लगाई जाती है तो वो भी मृदा अपरदन को जो है रोकेगा। इसके बाद देखिए मेड़बंदी जो है वो भी मृदा अपरदन को रोकेगा। तो ये सारे ऑप्शंस रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए भारतीय संविधान में जैसे निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कानून के समक्ष समानता जो है आर्टिकल नंबर 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है, तो ये 14 में आता है। सामाजिक समानता की भी बात होती है आर्टिकल नंबर 16 में और अवसर की बात होती है 16 में। ये सामाजिक समानता जो है आर्टिकल नंबर 17 में, जहाँ पे बेसिकली अनटचेबिलिटी इन सब की बातें हो रही है। अवसर की समानता जो है वो आर्टिकल नंबर 16 में, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जिसमें जो है रंग भेद ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक समानता, उसका जो है जिक्र नहीं होता है डायरेक्टली जिक्र नहीं होता है समानता के मौलिक अधिकार में, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा। 16 क्वेश्चन है कि सांसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए जो वास्तविक मतलब रियल पावर या रियल जो बागडोर रहेगी एग्जीक्यूटिव की, वो किसके पास में रहेगी? तो वो रहती है प्रधानमंत्री के पास में। तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए नॉमिनल और टाइटलर हेड की बात आती है, नॉमिनल वर्ड आ गया या टाइटलर हेड आ गया, मतलब एक बेसिकली कि शीर्षक रूप से कौन हेड होता है? तो जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है, या टाइटलर हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति होता है अगर नॉमिनल की बात करें। लेकिन रियल की वास्तविक की हेड की बात करें तो वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति को कहा जाता है, और हेड ऑफ द पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी जो कहा जाता है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। हेड ऑफ द जो स्टेट है वो राष्ट्रपति को कहा जाएगा। तो इसलिए ये नॉमिनल हेड होता है राष्ट्रपति, रियल हेड जो है प्रधानमंत्री को ही कहा जाएगा। और देखिए 74 जो सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल नंबर 74 और सब क्लॉज 1 वो क्या कहता है? वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है, जो भी मंत्री परिषद होगा और उसमें जो प्रधान होगा प्रधानमंत्री, उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, उसकी जो है सलाह पे काम करेगा राष्ट्रपति। तो इसलिए जो है वास्तविक हेड प्रधानमंत्री ही होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो देखिए आंतरिक दलीय मतलब इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब जो होगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। तो देखिए इसमें क्या है, अगर किसी भी पार्टी में डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है उनके जो पदाधिकारी हैं उसमें जो है कौन सा जो है प्रेसिडेंट का काम करेगा, कौन सा उप प्रेसिडेंट का काम करेगा, इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं इंटरनली, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल
पार्टी डेमोक्रेसी कहलाएगा। जबकि इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है तो वो फिर जो है नेपोटिज्म या इस तरीके की चीज़ों का भेंट चढ़ जाती है पार्टी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाली योजना संबंधित है। तो देखिए हरियाली योजना जो संबंधित है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जल प्रबंधन से, और ये 2003 में शुरू की गई थी। अभी भी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे अभी भी कई सारी परियोजनाएं जो वाटरशेड पंचायत में हो या गांव में जो है पोखर या पॉन्ड्स वगैरह खुदवाने की बात हो, वो सब इसी योजना के नाम पे चल रहा है। हरियाली योजना के नाम पे भी अभी भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू करती है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे जल प्रबंधन से, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है हरियाली योजना। इसके अलावा हरियाली के नाम से और भी स्टेट्स में कई सारी योजना चल रही हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पे हर घर हरियाली की बात चल, मान लो इस तरीके के नाम की योजना है जिसमें क्या है कि फॉरेस्ट को जो हमें क्या करना है, डेवलप करना है, वन लगाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, उसकी बात चल रही है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप जल प्रबंधन पे करेंगे, बाकी अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाएगा तो उस तरीके के ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप तब उस तरीके के ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। मैच द फॉलोइंग में मैं आपको बता दूं, आम आदमी बीमा योजना, ये देखिए आम आदमी जो बीमा योजना है 2007 की योजना है। कुछ इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट योजना है वो भी पूछी जा सकती हैं, ये मैं एक वीडियो के जरिए आपको करा दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट योजना रहेंगी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो ये जो है 2021 की योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य योजना जो है वो 2018 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो बेसिकली 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी कोलकाता में। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इस तरीके से इसका जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लेते हैं। ये है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। तो देखिए इसका जो मतलब है तो देखिए परिमाणात्मक शोध जो है, परिमाणात्मक शोध बेसिकली इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी जो प्रतिदर्शीय प्रतिचयन मतलब बेसिकली सैम्पलिंग विधियां हैं, सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं, उसमें किस किस को वरीयता दी जाती है, इन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। तो देखिए इन ऑप्शंस में से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाएगी। तो एक तो इसमें होगा साधारण यादृच्छ प्रतिचयन, और एक इसमें होगा स्तरित प्रतिचयन, और जो एक होगा इसमें व्यवस्थित प्रतिचयन। अब इसको देखिए इंग्लिश वाले जो देख रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साधारण यादृच्छ प्रतिचयन का मतलब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसको कहा जाता है। स्तरित प्रतिचयन का मतलब होता है जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग उसको कहा जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित प्रतिचयन इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो देखिए ये सैम्पलिंग जो है दो तरीके से बंटती हैं। किस किस में बटेंगी? एक तो होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग दो तरीके से हो सकती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसी के अंतर्गत ये आती हैं। और ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये बेसिकली किसके अंडर आती हैं? ये इम्पेरेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो है ये क्वालिटेटिव वाली जो है ये आएगी डिडक्टिव रीजनिंग के अंडर आती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए स्नोबॉल प्रतिचयन, ये भी एक चीज़ होती है, स्नोबॉल ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसके बाद जो है एक तरीके से गुच्छ न्याय दर्शन होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग, द्विविश प्रतिदर्शन, ये सब भी इसी में आती है परिमाणात्मक शोध में। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। 21 क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियाँ की प्रबलता होती है। तो देखिए इसमें से कौन सी जो है स्तर है जिसमें निर्देशन दिया जाता है और सिस्टमेटिक एक तरीके से सिस्टम तैयार किया जाता है, डिज़ाइन तैयार किया जाता है बच्चे के लिए, और उसके व्यवहार को जो है निकट से पर्यवेक्षण एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो आंसर इसका होगा वो है स्मृति स्तर पे। स्मृति स्तर पे देखिए क्या किया जाता है, एक तरीके से निर्देशन दे दिए जाते हैं, डायरेक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे आपने में से अगर जो भी सरकारी स्कूल्स वगैरह में पढ़े होंगे या और भी जो थोड़े मीडियम लेवल के स्कूल्स होते हैं उसमें
जैसे टेबल्स हुआ करते थे जिनको पहाड़े कहा जाता है, उनको जो है रटवाया जाता था, उनको जो है बिल्कुल मेमोरी रेल पे बिठाया जाता था, दो एक दो इस तरीके से चीज़ें याद कराई जाती थी। तो वो जो है स्मृति स्तर है और उसी की बात यहाँ पे चल रही है। और इसमें जो है व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण भी किया जाता है, जो भी विद्यार्थी होता है उसके व्यवहार को देखा जाता है, उसको जो है रटवाई जाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ें पे जोर दिया जाता है। और इसमें शिक्षण के विश्लेषणहीनता पाई जाती है, मतलब शिक्षण में जो है बेसिकली इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं किया जाता। आपको जो है एक टेबल दे दी और कुछ चीज़ें दे दी, उसको आपको रटना है, याद करना है। उसके बाद में जो बाद के लेवल्स रहेंगे उसमें विश्लेषण किया जाएगा। और इसी तरीके से और जो रहते हैं वैसे बोध स्तर रहता है, चिंतन स्तर, उसमें उसका और ज़्यादा क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो देखिए शिक्षण के स्तर से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। और देखिए इसमें से कौन सा स्तर नहीं है, तो अब बोध स्तर तो होता है, विमर्शी स्तर भी होता है, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल भी होता है। होता कौन सा नहीं है, श्रवण स्तर नहीं होता है इसमें। तो आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही गलत है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो ये देखिए गलत बात है। आप एक कंप्यूटर से, एक पर्सनल कंप्यूटर से कितनी भी आईडी बना सकते हैं, ईमेल आईडी कितनी भी बना सकते हैं, मतलब 3 से तो काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसलिए ये 3 वाला ऑप्शन जो है गलत है। और इसके अलावा देखिए ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये बात सही है। ईमेल आईडी में जो है रिक्त स्थान बीच में नहीं छोड़ सकते आप, बिल्कुल आपको सारे जो लेटर्स होंगे उनको बिल्कुल एक साथ ही लिखना पड़ेगा। 2 @ वर्ण होने चाहिए, सॉरी 1 @ वर्ण होने चाहिए, तो एक ही हो सकता है। मान लीजिए abc@gmail.com, तो एक @ होता है, 2 नहीं हो सकते। इसके अलावा देखिए आईडी केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए आप बड़े लेटर्स में लिख रहे हैं, छोटे लेटर्स में लिख रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल सही बात है कि एक केस सेंसिटिव होती है ईमेल आईडी। इसके अलावा देखिए 24वां क्वेश्चन है किस ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नलिखित 2 भाग पूर्णतः होते हैं। तो देखिए जो मेल प्रोग्राम्स होते हैं, मेल प्रोग्राम्स मतलब जीमेल हो गया, या इस तरीके के जो जीमेल हो गया, outlook.com हो गया आपका, या rediffmail.com हो गया, उसमें 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 भाग होते हैं प्रेषक और प्रति। जो भेज रहा है सेंडर, और उसकी कॉपी वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्रति मतलब आप जो है फॉरवर्ड पे जाके किसी को उसकी कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप उसको भेज सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो इसलिए 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 25 का है 222 में संपन्न सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखिए अंडर 18 नहीं होगा, अंडर 19 होगा, ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी। इसका जो खिताब जीता भारत ने जीता था, भारत ने हराया था सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में। ये हराया था किसको, बांग्लादेश को हराया था। यहाँ पे भारत द्वारा बांग्लादेश को हराया गया था। इसके अलावा देखिए 26 जो क्वेश्चन है वो है 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो देखिए जो पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 है उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता गया था एंडी फदेल मोहम्मद द्वारा। एंडी फदेल मोहम्मद द्वारा इसका खिताब जीता गया था। और ये इसमें जो पुरुष एकल उपविजेता रहे थे वो रहे थे करण राजा राजन। तो ये उपविजेता रहे थे, ये डेनमार्क के थे। और आप याद रखेंगे ये इंडोनेशिया के थे। ये तो एंडी फदेल मोहम्मद थे, इंडोनेशिया के थे। और इसमें महिला का जो एकल विजेता रही थी वो रही थी वेन ची सू। तो इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। महिला का याद रख लीजिए वेन सी सू सॉरी, और ये ताइवान की थी। इसके बाद में देखिए 27वां क्वेश्चन है मई 2022 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी थी। कौन कौन नहीं होगा इसमें, कौन आएगा एक बार। तो इनका जो नाम है वो है अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी। तो देखिए इसमें जो आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला एविएटर है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैप्टन अभिलाषा बराक, नाम याद रखेंगे बिल्कुल आप। इसके अलावा देखिए इन्होंने जो है 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप इनका नाम याद रखेंगे। 28 क्वेश्चन है जब संप्रेक्षण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कर देता है तो वह यह है। तो इसका जो आंसर रहेगा, मान लीजिए जो संप्रेक्षण है, कम्युनिकेशन है, वो कक्षागत शिक्षण मतलब क्लासरूम टीचिंग के उद्देश्य को पूरा कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कार्यात्मक
सॉरी वो कार्यात्मक हो जाता है, तो यह कार्यात्मक हो जाता है मतलब अपना उसने उद्देश्य पूरा कर दिया, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में फंक्शनल कम्युनिकेशन। तो उसने जो अपना फंक्शन अगर पूरा कर दिया है तो उसको कार्यात्मक या फंक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या उच्च शिक्षण संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। तो देखिए ये बेसिकली शुरू किया गया था 1952 में। इसका जो आंसर रहेगा 1952 रहेगा। यूनाइटेड किंगडम के यूजीसी को देखते हुए, यूनाइटेड किंगडम जो है मतलब यूके, उसके यूजीसी से इंस्पायर होकर जो 1952 में जो हमारी सरकार थी, राधाकृष्णन कमेटी थी, उसने क्या किया था, उसने रिकमेंडेड किया था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको अगर कोई भी फंड देना है, ग्रांट देनी है, तो वो सारे मामले यूजीसी को ही जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 1952 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय विश्व पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है सोरारई पोट्टू। सोरारई पोट्टू तमिलियन फिल्म है, तो इसलिए इसको जो है इसको आप याद रख सकते हैं कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसको मिला था सोरारई पोट्टू को। तो इसी के साथ में दोस्तों ये हमारा जो टेस्ट है वो ख़त्म हुआ, और आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। वीडियो को अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जो भी नीडी हैं, जो भी इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं और जीएस के क्वेश्चंस को जो है बेसिकली जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीएस के ये क्वेश्चंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।